हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं गोल्डी और इस वीडियो में हम एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन डीबीटी के पीवाईक्यूज हैं। ईयर है 2021। सो लेट्स बिगिन। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द रो वाइज एंड कॉलम वाइज सम इन द फिगर्स बिलो आर सेम फॉर ऑल रोज एंड कॉलम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यानी इन तीनों का सम कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि चाहे आप कॉलम वाइज चलें या फिर आप रो वाइज चलें, इन सब का जो सम है वो एक जैसा ही होगा। जैसे यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं एक ऐसा कॉलम या ऐसा रो जिसमें कि सारी वैल्यूज दी गई हो। जैसे कि ये वाला देखिए, तो अगर आप 12 प्लस 5 प्लस 10 इन सबको टोटल करते हो तो आपका आंसर आता है 27। मतलब यहाँ पर ये टोटल 27 आया, तो ये पूरे रो में जितने भी वैल्यूज दी गई है उन सबका सम कितना है 27। सिमिलरली इनका भी सम 27 होगा और इनका भी सम 27 होगा। अगर आप कॉलम वाइज मूव करते हो तो इन तीनों का वैल्यू का सम 27 होने वाला है। इसका भी 27 और ये भी 27। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है और इन तीनों को सम करना है। तो अगर मैं ये वाला कॉलम चूज करूं तो क्या मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो देखिए एक्स प्लस 6 प्लस 10 इक्वल टू 27 है, जो मुझे पता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो 27 प्लस इन दोनों वैल्यू को प्लस करके मैं इधर लेकर आ जाऊंगी विच इज 16। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी 11, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए है, तो y की वैल्यू के लिए मैं ये कॉलम चूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 9 प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 27। तो सिमिलरली अगर मैं y इक्वल टू 27 करूँ और ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ, जो कि 9 प्लस 5 इज 14, और इनको माइनस करूँ तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 13। सॉरी, y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 13। तो इस तरीके से मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब मुझे नेक्स्ट कैलकुलेट करना है z की वैल्यू। तो उसके लिए अगर मैं ये कॉलम चूज कर लूँ तो z प्लस 8 प्लस 12 इक्वल टू 27। और अगर मैं z की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी इस पूरे को सॉल्व करके तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने z की भी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब इन तीनों को प्लस कर लेते हैं कि मेरे x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स की वैल्यू आपके पास है 11, वाई की वैल्यू आपके पास 13 और जेड की वैल्यू हमने निकाली 7, ठीक है। और इन सभी को अगर आप प्लस करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 31। तो मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इन तीनों का सम ही बताना है, तो इन तीनों का सम कितना 31 निकल के आ रहा है, जो कि आपके थर्ड आंसर में गिवन है। सो राइट आंसर मेरा यहाँ पे थर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका तो हो गया जो मैंने आपको बहुत ही मतलब लार्ज फॉर्म में डिटेल में आराम से एक्सप्लेन किया। बट एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास ना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि आप इतना कैलकुलेशन करते बैठो, तो समटाइम्स आपको वहां पे कैसे शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स लगानी पड़ती है। तो इसी तरीके से मैं एक दूसरा तरीका बताती हूँ। तरीका समझ लीजिए कि क्या है। एक तो ये हो गया, दूसरा है कि कई बार आपको, जैसे आपने क्या किया, आप देखोगे कि यहाँ पर देखिए आपको जेड और एक्स जो है एक ही रो में दिख रहा है, ठीक है। और वाई जो है एक कॉलम में दिख रहा है, यानी दूसरी सेकंड रो में दिख रहा है। तो इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ कि y की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ। तो y की वैल्यू मैंने सिमिलरली इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया और मेरे पास y की वैल्यू जो है वो 13 निकल के आ गई, राइट। पर x और z की वैल्यू मुझे अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं x और प्लस z की वैल्यू भी कैलकुलेट करूँ तो भी मेरा काम बन जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मैं कर लेती हूँ z प्लस 9 प्लस एक्स इक्वल टू 27। तो इस तरीके से अगर मैं x प्लस जेड करूं तो इक्वल टू 27 माइनस 9, तो मेरे पास x प्लस जेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो मेरे पास x प्लस जेड की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट करती तो हो सकता था मेरा टाइम ज्यादा लग जाए। तो अब मैंने यहाँ पर x प्लस जेड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर भी क्या है, x प्लस जेड की वैल्यू को अगर मैं डाल देती हूँ, x प्लस जेड और प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस जेड कितना है आपका 18 और y है आपका, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। और इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना 31 ही आ जाएगा। तो आपके पास राइट आंसर निकल के आ जाएगा।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट कई बार आपके एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को सेव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। अभी सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स प्रेजेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, इस एक एक बॉक्स को भी काउंट कर सकते हो। एक तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जिसमें आपको इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इतना कंफ्यूज नहीं होना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप देखोगे कि यहाँ पर 1 2 3 4, अगर आप कॉलम वाइज मूव करते हो तो आपके पास यहाँ पे 4 स्क्वायर है, और अगर आप रो वाइज जाते हो तो भी आपको 4 ही मिलते हैं। ठीक है, 4 ही बॉक्सेस मिलते हैं। तो जब इस तरह का सिनेरियो हो तो आपको क्या करना है, इस तरह के सिनेरियो में आपको कुछ इस तरह से वैल्यू रखना है कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आप इस मेथड से भी निकाल लेते हो तो भी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर 4 ही मतलब 4 ही कॉलम है और 4 ही रो भी 4 ही है, तो आप दोनों को इस तरीके से कर सकते हो। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9, दिस इज 4 एंड दिस इज 1। आप इन सबको टोटल करोगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 30, और 30 जो है ऑप्शन 3 में प्रेजेंट है। तो आप अगर सिर्फ ऐसे एक एक करके बॉक्स भी कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 30 आएगा, और अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो भी आपका आंसर 30 आएगा। ठीक है, तो आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को सेव करना है, तो इसलिए आप ये तरीका याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल हैविंग द सेम एरिया इज। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे सर्कल और स्क्वायर का पेरीमीटर पूछा है, उसका रेशियो पूछा है बेसिकली, और आपको इंफॉर्मेशन दी है कि दोनों का एरिया सेम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये रहा आपका एक सर्कल और ये है स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको पेरीमीटर चाहिए, इसका भी आपको पेरीमीटर चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं पेरीमीटर्स की बात करती हूँ तो जो सर्कल होता है उसके पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, और स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4। आपको दिया है कि सेम एरिया है, तो चलिए एरिया का भी फॉर्मूला पता कर लेते हैं। तो अगर मैं सर्कल के एरिया लिखूं तो हो जाएगा πr स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया होता है a का स्क्वायर। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको एक दो स्लाइड्स दे दूंगी जिसमें मैंने बहुत ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूलेस को लिख दिया है, या वो फॉर्मूलेस लिखे हैं जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, तो आपको एक चार्ट में दे देती हूँ। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको सर्कल और स्क्वायर का एरिया, इनका रेशियो देखना है। अब इन्होंने एरिया अगर सेम दिया है तो कुछ तो बात होगी, तो अगर सेम एरिया की बात है तो यानी कि πr स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर इक्वल है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि दोनों का एरिया सेम है, यानी इनके एरिया क्या हो गया, आपस में सेम हो गया। तो आप क्या इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं a की स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या मेरे पास ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे मैं a की वैल्यू निकाल सकती हूँ, डेफिनेटली निकाल सकती हूँ। ये स्क्वायर को मैं यहाँ पर भेज दूंगी, तो क्या हो जाएगा मेरा a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर था। तो अब मैं क्या करूंगी, ये स्क्वायर की वैल्यू जब मैं इधर भेजूंगी तो देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू कट गई, लेकिन पाई की वैल्यू नहीं कटी, तो ये क्या हो गया आर, और ये चला गया रूट में। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है ना, हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी सॉल्व करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, इससे मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए पेरीमीटर का देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल का पेरीमीटर, और यहाँ पर स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इनका रेशियो निकालना है। तो हमने रेशियो निकाल लिया। तो पेरीमीटर कितना है सर्कल का, 2πr, और इसका कितना है 4a। ठीक है, तो क्या मैं a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, ऑफकोर्स कर सकती हूँ। तो 2πr, यहाँ पे मैंने 4 की वैल्यू को पुट किया, a की वैल्यू को पुट किया, सॉरी, तो ये r और ये आ गया आपका रूट में। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आ गई। अब जब मुझे इस वैल्यू को सॉल्व करना है तो देखिए मैं दोनों तरफ क्या करूंगी, रूट पाई को ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, चलिए पहले तो ये r से r को कैंसिल कर देते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा 1 और 2, तो यहाँ पे क्या सिर्फ पाई बचता है, और यहाँ पे बचेगा
टू रूट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं रूट का मतलब रूट पाई का दोनों तरफ क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई रूट इंटू पाई रूट, ठीक है। ये भी पाई में चला गया, ये रूट में चला गया, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ मैंने रूट को क्या कर दिया, इंटू कर दिया, इक्वल टू 2 पाई, ये आ गया, ठीक है। इस तरफ मैंने इंटू कर दिया, तो ये से ये कैंसिल हो गया, पाई रूट से पाई रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, पाई रूट एंड यहाँ पे सॉरी इक्वल नहीं है, ये क्या है, रेशियोज में है, इक्वल नहीं है, दीज आर प्रेजेंट इन द रेशियो, ठीक है। तो ये इस तरीके से रेशियो में आ गए, तो ये हो गया 2। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर सॉल्व करके जो मैंने निकाला वो क्या आ गया, पाई रूट और इसका जो रेशियो है वो 2 हो गया। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन प्रेजेंट है, तो ये आप देख सकते हो कि प्रेजेंट है सेकेंड वाले ऑप्शन में, रूट पाई और इसका रेशियो 2 आ गया। तो जो सर्कल और स्क्वायर का रेशियो निकला वो क्या है, ये निकला। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली रेक्टेंगल्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि रेक्टेंगल्स वो होते हैं जिनकी अपोजिट साइड सेम होती है, ठीक है, जैसे कि ये और ये साइड और ये वाली साइड सेम होनी चाहिए, और सेकेंड की 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। तो जो स्क्वायर होता है ना, वो स्क्वायर भी क्या है, एक तरह का आपका रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे रेक्टेंगल्स को कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले तो हम सिंगल सिंगल रेक्टेंगल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला आ गया 1 ये वाला, दूसरा ये आ गया, तीसरा, फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड 6, ऐसे करके 6 ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सारे डबल वाले रेक्टेंगल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि ये आ गया 1, ठीक है, और ये आ गया आपका 2, दिस इज 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और रेक्टेंगल बच रहा है, तो यस ये बड़ा वाला रेक्टेंगल बच रहा है, विच इज दिस। तो ये आ गया +1, और आप इन सबको प्लस करोगे तो टोटल आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आपको कितने रेक्टेंगल्स मिले, 12 मिले। सिंपल था, बहुत इजी था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाले क्वेश्चन मैं आपको पहले भी सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो चलिए ये वाले सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ 3 oranges and 2 apples cost at ₹100 while 2 oranges and 3 apple cost ₹120, how much will 6 orange and 2 apple cost? ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस ऑरेंज की वैल्यू को x मान लूं, ठीक है, अगर मैं ऑरेंज की वैल्यू को x कंसिडर कर लूं और एप्पल की वैल्यू को y कंसिडर कर लूं, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मैं ऑरेंजेस को x कर देती हूँ और एप्पल्स को y कंसिडर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 3 ऑरेंजेस हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 3 ऑरेंजेस यानी कि 3x आ गया। 3 ऑरेंजेस हैं और कितने हैं, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि हमारे पास 3 ऑरेंजेस हैं और 2 एप्पल्स हैं। 2 एप्पल्स है और इनका कॉस्ट कितना है, 100, ठीक है, इन दोनों का मिला के कितना है, 100 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है कि 2 ऑरेंजेस है यानी कि 2x प्लस 3 एप्पल्स है यानी कि 3x, इनका कॉस्ट है 120, तो ये आ गया 120, राइट, ये आ गया। आपसे पूछ रहा है कि 6 ऑरेंजेस यानी कि 6x प्लस 2 एप्पल्स यानी कि 2y, इसका कॉस्ट कितना होगा, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, इजी था। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपनी ये पहली इक्वेशन डिजाइन कर ली और ये दूसरी इक्वेशन, इस तरह के क्वेश्चन में मुझे इनकी वैल्यूज निकालनी है। ओके, मैंने यहाँ पे दोनों ही जगह x लिख दिया है, पर ये क्या है, y है, क्योंकि हमने एप्पल्स को 1 कंसिडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया y। तो अब जब इस तरह के क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हो, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूंगी, ठीक है, तभी मैं आगे मूव कर सकती हूँ। तो मुझे इनको इक्वल बनाना पड़ेगा, किसी एक वैल्यू को, चाहे या तो x या y, मुझे इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो सपोज कि अगर मैं x की वैल्यू को इक्वल बना देती हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा 2 से, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि मुझे इंटू करना पड़ेगा 2 से, और यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y,
यहाँ पर आ गया इक्वल टू 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200। फिर यहाँ पर देखिए 2x इंटू 3, तो यहाँ पे 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू 120 को आप 3 से इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 360। तो यहाँ पे क्या किया मैंने x की वैल्यू को सेम बना लिया इस तरीके से और दोनों को ऐसे प्लस माइनस कर लिया। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वैल्यू प्लस में है ये माइनस में है तो ये हो गई कैंसल। अब यहाँ पर प्लस और माइनस, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5y और माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि 9 बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पे मैं दोनों को माइनस करूंगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो ये हो जाएगा 160 और साइन माइनस का आएगा क्योंकि 360 बड़ा है। ठीक है, और इस तरीके से मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई। तो अभी मेरे पास क्या वैल्यू आई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मेरे पास आया 5y इक्वल टू -5y इक्वल टू -160। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ बचा 5y इक्वल टू 160। तो y की वैल्यू निकालूंगी मैं 160 डिवाइडेड बाय 5। तो इसके साथ करने पर मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी 32। जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू y की वैल्यू निकल आई। तो जब मेरे पास किसी एक की वैल्यू निकल आ गई तो अब मैं इसी इक्वेशन से x की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। तो चलिए इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या था 3x प्लस 2y इक्वल टू 100। तो मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी तो ये होगा 3x 2 इंटू वाई की वैल्यू है 32 इक्वल टू 100। और आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड दिस इज 3 2 जा 6 इक्वल टू 100। तो आप 3x 100 माइनस 64 करोगे और फिर ये वाली जो 3 की वैल्यू है वो यहाँ पर लेके आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सॉल्व करने पे इसका आंसर आ रहा है 12। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू भी मुझे निकल के मिल गई। तो अब क्या है, अब आपके पास x की भी वैल्यू है और आपके पास y की वैल्यू भी है। तो इन दोनों वैल्यू को आप इधर पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए x की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 12, y की वैल्यू क्या है 2 इंटू 32 और 32। ओके, तो इस पूरे वैल्यू को मैं एक साथ ही कैलकुलेट कर लेती हूँ और एक साथ कैलकुलेट करने पे मेरा आंसर आ जाएगा 136। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 136 जो कि आपके सेकंड ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो हेंस हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपसे यहाँ की मिसिंग वैल्यू को पूछ रहा है, मिसिंग नंबर को यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, अब इस तरह के पैटर्न को समझने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये सारी वैल्यूज कैसे आए। तो मैं एक सिर्फ अंदाजा लगाती हूँ कि मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 इंटू 2 किया तो मेरा आ गया 10 और उस 10 में मैंने एक वैल्यू प्लस कर दी तो मेरा आ गया 11। तो क्या मैंने इस तरीके का जब इक्वेशन किया इस तरीके से मैंने 11 लिखे। तो क्या अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या यही सारी चीज इसमें भी फॉलो हो रही है इसी पैटर्न में। तो ये रहा 11। ठीक है, 11 इंटू 2 करती हूँ तो आ जाएगा 22 और प्लस 1 कर दूंगी तो आ जाएगा 23। यस, ये फॉलो कर रहा है, ये जो पैटर्न हमने लगाया कि ऐसा हो सकता है वो फॉलो कर रहा है। तो एक बार और हम देख लेते हैं और एक बार वेरीफाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, ये 23 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो ये आ गया और प्लस 1 करूंगी तो 47। यस, ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि ये यहाँ पर भी ऐसे ही फॉलो करने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी 95 करूंगी इंटू 2, 95 इंटू 2 करूंगी तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये 190 आ गया और इसमें मुझे प्लस 1 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 191। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपका आंसर 191 आना चाहिए। ठीक है, ओके, बट यहाँ पर 191 दो ऑप्शन में, एक सेकंड वाले ऑप्शन में भी है और फोर्थ वाले ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो अभी हमें एकदम से खुश नहीं होना चाहिए कि हमारे पास हमारा आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पे ये 2 दिख रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं यहाँ पर कोई 2 आ सकता है क्या, मतलब इस खाली जगह में 2 के आने के कोई भी चांसेस है क्या, पहले ये पता करना पड़ेगा। तो इसको पता करने के लिए क्या होगा कि देखिए हमने शुरुआत 5 से की। ठीक है, फिर इस तरीके से हम आगे बढ़े
लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शुरुआत यहाँ से हुई हो। आप समझे ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि हो सकता है कि यहाँ से भी कोई शुरुआत हुई, यहाँ पे कोई वैल्यू हो और यहाँ पे कोई शुरुआत हो। तो अगर इस तरह का कोई फंडा है तो हमें इसे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू जो है मेरी, यहाँ पे मेरी जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर हमने 5 को कंसिडर किया था, फिर हमने इंटू 2 कर दिया था, और जो भी वैल्यू आई थी उसमें मैंने +1 कर दिया था, और उसके बाद यहाँ पे जो आंसर आ रहा था वो ये वाली वैल्यू का निकल रहा था। तो यहाँ पे भी मैं कर सकती हूँ क्या, कि यहाँ पे अगर 5 आ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब किसी वैल्यू को यहाँ पे ऐड करने पे यहाँ 5 आया है, यानी ये 5 आया है, तो यहाँ पर क्या ऐड हुआ होगा, 4 ऐड हुआ होगा। और अगर यहाँ पे 4 ऐड हुआ है तो ये यहाँ पर कौन सी वैल्यू इंटू हुई होगी, 2। अगर 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हो सकता है, कहने का मेरा पर्पस क्या है, कि अगर शुरुआत यहाँ से हुई होगी तो यहाँ की वैल्यू हो सकता है कि 2 हो, तभी आपने 2 इंटू 2 किया तो 4 आ गया, 4 के साथ 1 ऐड किया तो 5 आ गया। तो ये इधर से भी तो शुरुआत हो सकती है, जरूरी थोड़ा ना कि शुरुआत यहीं से हुई होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो खाली जगह है, इस पे 2 भी हो सकता है और इस पे 191 भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि ये दोनों वैल्यूज आ सकती हैं, और इसकी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है कि कहाँ से ये वैल्यू शुरू हो रही है, पैटर्न कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से कि यहाँ से। तो हमें इन दोनों वैल्यू को देखना पड़ेगा, इसीलिए लिखा है कि इधर 2 और 199, यहाँ पे 2 भी आ सकता है और 191 भी आ सकता है, दोनों वैल्यू आ सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A took 10 hours to complete a task and B could finish only 2/3 of the task alone by that time. How much time will it take if they work together to finish the task? ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ हाई फाई नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो ए है, ठीक है, ए किसी काम को, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एस टास्क को मैं एक्स लिख लेती हूँ, यानी कोई एक काम है जिसको मैंने एक्स कंसिडर कर लिया, तो यानी जो ए है वो एक्स काम को कंप्लीट करता है 10 घंटे में। ठीक है, ये हो गई पहली लाइन। फिर बोल रहे हैं कि बी जो है इसी काम को, सेम काम को कंप्लीट करता है 2/3 में, मतलब बी जो है सेम काम को, यानी जो एक्स काम है उसको कंप्लीट करता है 2/3 ऑफ द टास्क। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, इन्होंने क्या बोला है, लेट्स थोड़ा आराम से समझते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कंप्लीट करता है अपने एक्स काम को 10 घंटे में, ठीक है। बी कुड फिनिश ओनली 2/3 ऑफ द टास्क, मतलब टोटल जितना टास्क है उसका टू थर्ड, यानी अगर टोटल एक्स है तो उसका 2/3 टास्क को बी कंप्लीट करता है 10 घंटे में। तो बी ने क्या किया, 2/3 एक्स काम को 10 घंटे में कंप्लीट किया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं, अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने घंटे में ये एक्स काम खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता करना चाहिए कि ये दोनों 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम करने का अलग अलग है, मतलब ये पूरा कर ले रहा है और ये इतना कर रहा है, तो पहले मुझे 1 घंटे का निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर मुझे पता है, अब अगर मैं इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से मैं वैल्यू निकाल लूं तो कैसा होगा, अगर मैं निकालती हूँ 2/3 x इक्वल टू 10। अब मैंने 10 क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि इतना काम 10 आवर्स में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो 10, ये वैल्यू इधर जाएगी 3 और अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एंड 5 3 जा 15, यानी मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, x की वैल्यू का 50 आने का मतलब ये है कि b जो है इस पूरे x को, x का वैल्यू क्या है, x हम पूरे कंप्लीट टास्क को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं x की बात कर रही हूँ तो b जो है इस पूरे काम को, यानी पूरे x काम को कंप्लीट करता है 15 घंटों में। अभी आपको समझ में आया कहाँ से हम चीजों को लिंक कर पा रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पर x जो है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाली, राइट, और x की वैल्यू तो पूरे कंप्लीट टास्क को बता रही है, तो यहाँ पे मतलब b जो है पूरा कंप्लीट काम 15 घंटे में करता है। ठीक है, तो अब समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि यहाँ मैंने बोला कि जो a है आपका वो 10 घंटे में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, मतलब a जो है वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, वो 1 घंटे में 1/10 काम करेगा। ठीक है,
वैसे ही अगर मैं बोल रही हूँ कि जो बी है वो पूरा काम 15 घंटे में कर रहा है, तो वो 1 घंटे में कितना करेगा? 1 घंटे में बी काम करेगा 1/15। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए प्लस बी दोनों मिलके कितने टाइम पे कंप्लीट करेगा काम, ठीक है, यानी इसमें हमको फिल करना है वैल्यू। तो अब मैं ए और प्लस बी को अगर मैं कर दूं, दोनों को प्लस करूं, तो क्या आएगा? ए की वैल्यू है 1/10 और बी की वैल्यू है 1/15, ठीक है। तो अगर अब इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या करना है? 10 और 15 का एलसीएम लेना है, और इसका एलसीएम निकालने पे आएगा 30, और एलसीएम से इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा 5/30, इट मीन्स 1/6। यहाँ पे सिंपल मैंने एलसीएम लिया है और कुछ भी नहीं। जो हम 10th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एलसीएम वही वाला फंडा अपना है। तो ये जो 6 आया, ठीक है, 10 काम कर रहा था 10 घंटे में, बी काम कर रहा था 15 घंटे में, और दोनों मिलके काम करते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे में दोनों मिलके काम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आवर्स आंसर आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपने राइट आंसर तक पहुंच गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इफ एन in an equilateral triangle, the midpoint of each side is joined to form a smaller equilateral triangle inside the larger triangle. The ratio of their perimeters is, अगेन आपके पास पेरीमीटर का फॉर्मूला होना चाहिए जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी ये तीनों साइड सेम हो, तीनों साइड क्या हो? सेम हो, उसको मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलूंगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये आपके पास एक लार्ज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। उस लार्ज इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो मिड पॉइंट है, हर साइड का मिड पॉइंट, जैसे ये और ये क्या है? मिड पॉइंट है तीनों का। अगर मिड पॉइंट में एक हमने इन मिड पॉइंट को जोड़ के एक स्मॉलर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना ले, कुछ इस तरीके से ये मिड पॉइंट्स को मैंने जोड़ा और अंदर एक मैंने स्मॉलर इक्विलेटरल ट्राइंगल को बना लिया इनसाइड द लार्ज ट्राइंगल। तो अब इनका रेशियो बताना है मुझे पेरीमीटर्स में, यानी इस लार्ज ट्राइंगल का पेरीमीटर का रेशियो किसके साथ? स्मॉल ट्राइंगल के पेरीमीटर्स के साथ आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो अब इसका साइड हमें नहीं दिया है, तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये जो पूरा साइड है, लेट मी चेंज माय पेन कलर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये पूरी साइड को मैं एक्स कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये पूरी साइड भी कैसी हो जाएगी? एक्स ही हो जाएगी, क्योंकि जो इधर वैल्यू होगी इस वाली साइड की वही इस साइड की हो जाएगी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो तीनों साइड सेम होती है, मतलब इस वाली साइड का भी वैल्यू कितना हो गया? एक्स हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको किस पॉइंट पे हाईलाइट करवाने वाली हूँ। हमने यहाँ पे मिड पॉइंट बोला है, ठीक है, क्वेश्चन में भी मिड बोला है। तो मिड बोला है यानी सिंपली कितना? हाफ। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x/2 हो गई, क्योंकि x का अगर हाफ करोगे, हाफ ऑफ द x, हाफ ऑफ द x कितना होगा? x/2 हो जाएगा, यही होगा ना। तो अगर ये वाला, ये जो रेड कलर से ये वाला आ रहा है, इसका हाफ हो गया वैल्यू, x/2 हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है? अंदर वाला ये x/2 हो गया, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी x वैल्यू है, यानी इस मिड पॉइंट पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी वैल्यू कितनी हो गई? x/2 हो गई, x/2 हो गई। तो ये वैल्यू भी x/2 हो गई, ठीक है। अब क्योंकि ये देखिए इन दोनों की साइड सेम है और यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ जिसकी तीनों साइड सेम है। तो अगर इन दोनों साइड की वैल्यू x/2 है तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x/2 हो जाएगी। और अंदर वाले जो ट्राइंगल है उसमें तो हमें बताया ही है कि ये पूरा ट्राइंगल कैसे? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर ये वाली साइड की x/2 हो रही है वैल्यू, तो इसकी भी x/2 और इसकी भी x/2। तो इसका क्या कहने का क्या मतलब है कि जो आपका लार्ज ट्राइंगल है बाहर वाला, उसकी वैल्यू x है, और जो आपका स्मॉलर इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड्स की वैल्यू x/2 है। साइड्स को हम क्या बोलते हैं? ये किसकी साइड्स की वैल्यू है, ठीक है। तो ये साइड्स की वैल्यू इस तरीके से आ रही है। अब आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला होता है 3a, ठीक है। तो चलिए अब लार्ज वाला, जो आपका लार्ज वाला
इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3a करोगे तो 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है ए जो है कितना है ए को क्या है यहाँ पर हम साइड्स कंसिडर कर रहे हैं तो मैंने ए को ही x मान लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा ए की जगह मैं x रख देती हूँ तो ये मेरी वैल्यू हो गई 3x ठीक है। और अब मैं स्मॉलर एरिया का पेरीमीटर कैलकुलेट करूंगी तो ये आ जाएगा 3 इंटू ए तो यहाँ पे मैंने यहाँ साइड्स को जो है ए बोल रहे हैं पर मैंने अपनी साइड्स को x मान लिया तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या आ जाएगा x/2 ये आ जाएगा। तो अब इनका मुझे निकालना है रेशियो चलिए तो अब क्या हो जाएगा ये 3x/2 किसका स्मॉल वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर रेशियो निकालना है विथ लार्ज इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर तो ये लार्ज का कितना वैल्यू है 3x तो ये हो गया 3x ठीक है। x से x हो गया कैंसल ठीक है 3 से 3 हो गया कैंसल तो अब यहाँ पे क्या बचा 1/2 बचा और यहाँ पे बचा 1 तो क्या इस 2 को मैं इधर ले जाऊं अगर इधर ले जाऊंगी तो 1 रेशियो अपॉन ये कितना आ गया 2 तो ये 1/2 आ गया तो मेरा जो मेरा जो रेशियो निकला इन दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो हो गया 1/2 तो यहाँ पे 1/2 आपको दिख रहा है कि किसी ऑप्शन में दिया है यस ऑप्शन नंबर 2 में 1/2 है तो मेरा राइट आंसर आ गया। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं ये बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ x यहाँ पे बोला है कि x/y की वैल्यू आपको x/y की वैल्यू आपको 3/2 दी है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 4x + 5y अपॉन 2x - y इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ चलिए अब क्वेश्चन क्लियर हो गया तो चलिए आंसर की तरफ भी बढ़ते हैं। तो आपको ये इक्वेशन क्या है गिवन है क्वेश्चन में ये चीजें आपको बताई गई है तो क्या इधर से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल सकती हूँ सपोज मैं x की वैल्यू निकाल लेती तो यहाँ था x/y = 3/2 तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाला तो 3/2 y को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब आपको इस x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करनी है ये मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं हम ठीक है 2 क्यों क्योंकि ये इक्वेशन हमें पहले से बताई है और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं तो इक्वेशन 2 में जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो क्या आएगा इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ तो आ जाएगा 4 × 3/2y + 5y डिवाइडेड बाय 2 और x की वैल्यू कितनी है 3/2 y प्लस सॉरी प्लस नहीं यहाँ पर है माइनस तो दिस इज माइनस एंड y ठीक है। अब आप इस वैल्यू को जरा सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा ऐसे ठीक है और ये ठीक है तो ये आ गया 2 3 जा 6y + 5y अपॉन यहाँ पे 3y बचा एंड माइनस y ठीक है 6 + 5 = 11y अपॉन 3y - 1y = 2y y कैंसिल हो गया आपके पास 11/2 आ गया आंसर। तो क्या ये जो मेरा 11/2 आया है आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो यस मुझे आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में तो ये जो x जो इस इक्वेशन है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11/2 जो हमारा राइट आंसर है ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो डीबीटी के 2021 एग्जाम में एप्टीट्यूड सेक्शन में पूछे गए ठीक है। अब जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपको कुछ चार्ट्स प्रोवाइड करती हूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स फॉर्मूले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आपको पूछे जाते हैं इनसे सवाल तो आई विल सजेस्ट कि आप ये सारे फॉर्मूलेस को थोड़ा सा याद कर लो है ना। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम फॉर्मूले लिख दिए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं सारे फॉर्मूले नहीं लिखे हैं ठीक है कुछ ऐसे फॉर्मूले जिनसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको पता होना चाहिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए अगर आप इंटरेस्टेड हो आप एप्टीट्यूड में अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो आपको ये फॉर्मूले जरूर याद करके अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहिए ठीक है। और इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन इन फॉर्मूले के बेस्ड होकर आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे ठीक है। तो आई होप कि आज हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसको सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आया होगा। ये आपका एज अ प्रैक्टिस सीरीज है आप इसको एज अ प्रैक्टिस कंसिडर कर सकते हो और एप्टीट्यूड के किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे डीबीटी के एग्जाम में वो आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे ठीक है।
तो चलिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छा करिए, खूब सारा प्रैक्टिस करिए और आपका एग्जाम अच्छा जाए ऐसी मैं विश करती हूँ। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।